मेरे प्यारे साथियों भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बेहतर होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस बेहतरीन सेशन और क्लास को केवल इस पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे साथियों कि जो हमारी संविधान की प्रियम्बल है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे शब्दों को सजोए हुए है कि जिनकी कई कई पेजों में आने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ लोगों द्वारा व्याख्या की गई। तो सोचिएगा साथियों कि हमारे संविधान के जो निर्माता होंगे उनकी क्या परिकल्पना रही होगी, क्या थ्योरी रही होगी, क्या उनका उद्देश्य रहा होगा और कितना शानदार रहा होगा जो उन्होंने इस संविधान को स्टार्ट किया। किससे? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जिस तरीके से अमेरिका का संविधान, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम यूएसए के लोग से प्रारंभ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश का संविधान भी संविधान, सम माने बराबर, विधान माने व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो कि सभी के लिए बराबर हो, वो कहां से शुरू होती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चलिएगा, कितनी प्यारी उद्देशिका है। एक एक शब्द को पहले यूं ही पढ़ते हैं, समझते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सीधा सीधा क्लियर लिख दिया गया कि बाहर के किसी भी देश का हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं। किसी भी देश का, इस विश्व के किसी भी देश का हमारे अपने देश के निर्णय में, आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफियर नहीं। बिल्कुल, हम बिल्कुल संपूर्ण प्रभुत्व है। पूरा का पूरा इंपैक्ट इफेक्ट मेरा है अपने देश के ऊपर। और मेरा शब्द का मतलब हमारे देश की सिलेक्टेड संस्था, जो भी चयन होकर के आए। बात क्लियर होगी? जो भी प्रेसिडेंट बने, जो भी प्रधानमंत्री बने, जिसको जो अधिकार और पावर है, और वो किससे बनेंगे? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम भारत के लोगों के पॉइंट पर मैंने अभी बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन किया। मैंने कहा एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। समाजवादी, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है हमारे यहाँ। कौन सा समाजवाद है साहब? लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। यानी कि प्रजातांत्रिक रूप से हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, ये डीपीएसपी का पार्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि जो भी सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी भी तरीके से वर्ग विभेदन, जाति विभेदन, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सबको खत्म करते हुए बराबर बराबर बांटोगे साहब। यह समाजवाद है। सिस्टम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सभी समान है। अगली बात, पंथ निरपेक्ष। सेकुलरिज्म की बात, हमारा देश तो सेकुलरिज्म की बात करता है साहब, कि हमारे देश का अपना ही कोई धर्म, कोई पंथ, कुछ भी नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हमारे देश के नागरिक हैं, उनको जो दिल करे, जो अच्छा लगे, अपनी सीमाओं में, अपनी सीमाओं में, ऐसा नहीं है कि जो मर्जी है वो करेंगे, अपनी सीमाओं को निर्धारित करते हुए, जिससे कि दूसरे धर्म को कोई दिक्कत ना हो, दूसरे पंथ को कोई दिक्कत ना हो, दूसरे व्यक्तियों को कोई समस्या ना हो। वहां तक एक लिमिट है, वहां तक हम क्या है साहब? सेकुलरिज्म है। हमारे देश का अपना कुछ नहीं है साहब। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हमारा साहब जो गणराज्य है ना, वो बंसा गणराज्य का मतलब डेमोक्रेटिक, लोक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब जो वंश है, वंश, डिक्टेटरशिप नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहां प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है। जो प्रजा है ना, उसी को ही पावर है। और वो प्रजा कौन है? बी द पीपल इंडिया, हम भारत के लोग। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में आप सेलेक्ट होकर के आएंगे, वो संसदीय व्यवस्था का पार्ट है, वंशानुगत कुछ भी नहीं है साहब। न्याय देना है हमको, न्याय देना है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक।
ये 3 तरीके का न्याय है, इसको वर्ड्स को आगे लिख लेते हैं। जस्टिस की बात कर रहे हैं साहब। न्याय नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक। मतलब क्या हुआ कि समाज में साहब सोशल जस्टिस सभी को मिले, सभी को, अगड़ा पिछड़ा, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, राजस्थान का, जितने भी तुम्हारे दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन आए, विभेदन आए, अलग अलग करने के विचार आए, वो सारे के सारे ये हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना खारिज करती है, समाप्त करती है, सबको सोशल जस्टिस की बात करती है। आर्थिक आर्थिक फाइनेंशियल व्यवस्था, उसमें भी जस्टिस होना है सभी को। ऐसा नहीं है साहब एक व्यक्ति 12 घंटे काम कर रहा है साहब, दूसरा व्यक्ति भी उसी के पैरेलल 12 घंटे काम कर रहा है उसी जगह पे, एक को साहब क्या करेंगे, इतनी सैलरी देंगे, दूसरे को क्या करेंगे साहब, इतनी सैलरी देंगे। नहीं, समान वेतन, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, कुछ भी हो, आर्थिक रूप से समान होगा। पार्लियामेंट मेंबर किसी भी कास्ट का कहीं से भी सिलेक्ट होकर के आए, एक ही तराजू में तोला जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कहीं से चयन होकर के आए, देश का कोई भी श्रमिक किसी भी जगह पर काम करे और उसी प्रकार के श्रमिक अगर उसी जगह पे काम कर रहे हैं, वो सभी को एक ही जैसी व्यवस्था है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ना तो कोई प्राइवेट संस्था विभेदन कर सकती है और गवर्नमेंट संस्था तो कर ही नहीं सकती है। कोई भी संस्थाएं को हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो अलाउ ही नहीं करती है। क्लियर बात हो गई? कोई भी साहब इलेक्शन लड़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस है साहब सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई पार्लियामेंट मेंबर किसी को ज्यादा चाहे, एक अलग बात है, बहुत सारी बातें हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रस्तावना क्या कह रही है, इक्वलिटी की बात कर रही है साहब। अब देखो साहब, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फ्रीडम कितने प्रकार की है साहब? फ्रीडम स्वतंत्रता, स्वतंत्रता साहब कितने प्रकार की है? देखो सबसे पहले कौन सी स्वतंत्रता? एक्सप्रेशंस, आइडियोलॉजी, एक्सप्रेशंस, ट्रस्ट, 3, 4, 5। बात समझ में आ रही? यानी कि जो हमारी फ्रीडम है वो 5 टाइप की दे रखी है, बिल्कुल क्लियर। और ये कहां मिलेगी आपको? फंडामेंटल राइट्स में मिलेगी। क्लियर हो गई बात? सॉरी, फंडामेंटल राइट्स में मिलेगी सारी की सारी स्वतंत्रता है। आप इस टॉपिक को कराने का उद्देश्य पता क्या है कि आप हमारे संविधान की प्रस्तावना को जोड़ेंगे। कहां कहां जोड़ेंगे? जहां जहां आप संविधान में जोड़ पाए। मूल रूप से तो आप जोड़ेंगे मौलिक अधिकारों में, जोड़ेंगे 14 से 18 तक जोड़ेंगे, 18 से 21 तक जोड़ेंगे, 21 से 24 तक जोड़ेंगे, 25 से 28 तक जोड़ेंगे और लास्ट में संविधानों को आप 4 है। समझ में आ रही बात? आप क्लियर डिवाइड करेंगे 14 से 18 तक, 18 से 21 तक, 21 से 24 तक और 25 से 28 तक और इसके बाद के 32 तक। क्लियर हो गया? 36 से 51 तक जो कि नीति निर्देशक तत्व है, उनसे जोड़ें कि राज्य ये करेगा, राज्य ये करेगा, राज्य ये करेगा, चाहे 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां। बात समझ में आ रही बात? ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, वो इनसे ऐड करेंगे आप लोग। और अब देखिए समता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है ना? सभी को चांस मिलेगा। यूपीएसआई का अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वैकेंसी है, स्टेट की वैकेंसी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त भी किसी राज्य को क्या कोई मना है क्या कि वो फॉर्म फिलअप ना करे? तो ये समानता है साहब, चांस की, अवसर की। आप किसी को भी चांस जो है ना, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अवसर की समानता है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही हमारा सोशल जस्टिस का पार्ट है कि अवसर, आप चांस भी सबको देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको चांस दें, उसका फॉर्म फिलअप कराएं, उसका ना कराएं, ऐसा संभव नहीं है। प्रतिष्ठा भी सभी की साहब, एक गर्दन ऊंचा करके उसकी अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, सबको जीने का राइट है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, जो हमारा भाईचारा है,
किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कुछ भी हो, वो बंधुता, हमारा भाईचारा। देखो, बंधुता शब्द का यूज हुआ है। भाई मतलब, भाई का मतलब ये कि हमने माना है कि हम सबके पिताजी कोई न कोई एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। ऐसी प्रस्तावना में इतनी एक एक मेच्योरिटी की बात करी गई है, बंधुता की बात कर रहा है, बोले हम सब भाई भाई हैं। इसका मतलब हम सब एक ही पिता की संतान है। बायोलॉजिकली तो हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन संविधान का जो प्रस्तावना का उद्देश्य है, जो संविधान के विचारक हैं, वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं, उनके पिताजी एक है, सब भाई भाई है, हम सब भाई भाई है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बात कही गई है साहब। और देखिएगा कब इसको कर रहे हैं, मित मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी। एक एक वर्ड पे क्वेश्चन पुटअप होता है साथियों, एक एक वर्ड पे। कभी कभी तो कहीं कहीं ये भी पूछ लिया गया है साहब, ये भी पूछ लिया गया है, मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, ये भी पूछ लिया गया है, किसने बनाया। और देखो विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत कौन सी है? 2006। ये विक्रम संवत में भी क्वेश्चन आता है साथियों, आप इसमें फोकस करेंगे विक्रम संवती पे भी। क्या क्या कर रहे हैं साहब? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, गिव टू योर सेल्फ, और अपने आप को ही दे रहे। देखो, एडॉप्टेड, इनेक्ट और गिव टू योर सेल्फ, मतलब हम भारत के लोग, हम ही इसको प्रारंभ कर रहे हैं और अपने आप को ही इसको समर्पित कर रहे हैं। तो देखिएगा कि सारी की सारी संविधान की जो पावर है वो किसमें है? हम भारत के लोग में। ठीक उसी तरीके से जैसे अमेरिका में किस पे है? हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, उसी तरीके से इसका प्रारंभ है साथियों। आशा करता हूं आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, बहुत क्लियर कट आपके माइंड में सेट हो रहा होगा। कह रहे होंगे सर क्या शानदार क्लास है आज। तो एक बार थम्स अप करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा। और आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा साहब, इस संविधान के बारे में किसने क्या क्या कहा, एक एक लाइन का पार्ट है। तो करते हैं साथियों शुरुआत आज इस बात की कि इस संविधान में किस व्यक्ति ने किसके बारे में क्या क्या कहा। तो क्या क्या कहा है सर? तो आज सबसे पहले जान लेते हैं साहब, प्रस्तावना संविधान की कुंजी। प्रियम्बल इज द की ऑफ, प्रस्तावना क्या है साथियों? संविधान की कुंजी है। यह बात किसने कही है साहब? यह बात कही है पीवी गजेंद्र गढ़कर, प्रहलाद बालाचार्य गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़ जो है, ये इन्होंने अपने नाम के पीछे इसलिए लगाया कि ये कर्नाटका में एक जगह है गजेंद्रगढ़, वहां के रहने वाले थे। यानी कि कर्नाटका में धारवाड़ एक शहर है और वहां गजेंद्रगढ़। तो देखिए कोई कोई अपने एक यादगार बनाने के लिए इस तरीके से उन्होंने अपना नाम लगा लिया कि साहब वो कर्नाटका में एक धारवाड़ जिला है साहब, वहां से ये आते थे, तो गजेंद्रगढ़ उस जगह का नाम था, तो उन्होंने अपने नाम में गजेंद्रगढ़ लगा लिया। तो प्रहलाद बालाचार्य गजेंद्रगढ़। मेरी बात को आप साथियों समझ गए होंगे अच्छे से। ये इनकी महत्वपूर्ण बात साहब ये है, ये हमारे सीजीआई रहे हैं, चीफ जस्टिस इंडिया रहे हैं, 7th यानी कि 7वें। जिस समय आदरणीय नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उस समय ये सीजीआई रहे। और इनका कार्यकाल है साहब 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक। 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक। आप बात को समझ गए होंगे साथियों कि साहब ये जो है हमारे सीजीआई रहे हैं 7th। क्लियर बात हो गई। अब साहब सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये अलग, उन्होंने अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। जब चीफ जस्टिस का अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करते हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, कौन कैसे क्या होता है और सीजीआई कैसे नियुक्त होंगे, इस प्रोसीडिंग के बारे में हम संविधान की में ही क्लासेस में आगे करके अपनी ही देसी भाषा में आप लोगों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे और प्रयास करेंगे कि आपके माइंड में ये चीजें बिल्कुल सेट हो जाए। एक बुक लिखी है इन्होंने साथियों, क्वेश्चन आ जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स फिलोसफी एंड बेसिक पोस्टुलेट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्होंने, वैसे ये इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने लिखा क्या साहब कि ये फिलोसफी, इस संविधान की फिलोसफी और इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या है।
बात क्लियर हो गई। यानी कि इसके टर्म्स क्या क्या है, पोस्टुलेट्स क्या क्या है, भविष्य में इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, पोस्टुलेट्स एजम्पशंस क्या क्या है, क्या क्या इसमें अभिधारित किया गया है, उसके बारे में इन्होंने एक किताब लिखी। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रहलाद वल्लभाचार्य गडकर जी के बारे में। सेवेंथ हमारे सीजीआई रहे हैं, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और भारत के छठे और सातवें विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। जो हमारा लीगल कमीशन की बात करते हैं उसके चीफ भी रहे हैं। तो जब विधि आयोग पढ़ेंगे तब भी सर को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने क्या कहा है साहब, की कहा है कि की ऑफ द प्रीएम्बल, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए साहब ठाकुरदास भार्गव जी के बारे में जान लेते हैं। आदरणीय ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या क्या है देखिए साहब। सबसे पहले तो इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा, प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रस्तावना क्या है साहब, संविधान की आत्मा है। आप लोग याद रखेंगे इस चीज को कि जो अब कैसे कोरिलेट करेंगे। एक पॉइंट की बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पंडित ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान के व्याख्याकार के रूप में कार्य करती है। जब भी संविधान तो प्रस्तावना में संदेह प्रकाश में मामले का फैसला किया जाता है। अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी राज्य व्यवस्था में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहां आएंगे, सीधे साहब प्रस्तावना पे आएंगे। अब देखो ये जो है सर, इनके बारे में जैसे सॉल की बात करेंगे तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग ये समझ लें कि किसने किस शब्द को कहा है। बात क्लियर हो गई। यानी कि जो आत्मा की बात आएगी, आत्मा की बात आएगी तो साहब सीधे परमात्मा यानी कि ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव को कोरिलेट कर लेंगे आप लोग, किसी भी तरीके से कर लें आपके माइंड में। इसलिए मैंने पिक दिखा रहा हूं कि साहब ये संविधान की आत्मा का शब्द जो यूज किया वो ठाकुरदास भार्गव जी ने किया। ये कौन है, कौन साहब देखो, पूर्वी पंजाब से कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा के लिए चुने गए। 1957 से 62 तक लोकसभा के सदस्य रहे और 13 दिसंबर 1962 को इनका निधन हो गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तुरंत बात, अच्छा लॉयर भी रहे, कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त की, पूर्वी पंजाब के हिसार में वकालत, हिसार में, हिसार का मतलब हरियाणा में इन्होंने वकालत की, और 1926 में केंद्रीय विधानसभा के ये सदस्य भी रहे। बात क्लियर हो गई। इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि साहब ये हमारे ठाकुर दास भार्गव जी जिन्होंने संविधान को क्या कहा, सोल कहा, प्रीएम्बल को क्या क्या, सोल कहा है। चलिएगा, ये है साहब के एम मुंशी जी, आदरणीय के एम मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इनका अलग अपना इतिहास है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनको एक पेन नेम है इनका घनश्याम व्यास। क्या नाम है इनका, घनश्याम व्यास, घनश्याम व्यास। ठीक है साहब, ये घनश्याम व्यास जी और इनको जो है मुंशी जी। तो मुंशी से आप शब्द जोड़ लेंगे कि साहब मुंशी जो है जन्म पत्री, जन्म पत्री शब्द को, जन्म कुंडली शब्द को, यानी कि इसको बोलते हैं होरोस्कोप। जन्म पत्री, जन्म कुंडली, जन्म शब्द से मां एंड होता है, मां से मुंशी जी, मुंशी जी से कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी, यानी कि के एम मुंशी। और मुंशी का काम होता है लेखा जोखा रखना। आप उससे उनकी लेखा जोखा का मतलब जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली शब्द का मतलब क्या हुआ, जन्म कुंडली शब्द का मतलब क्या हुआ, जन्म कुंडली शब्द का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा कागज जो आदमी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारी चीजें रखता है। तो ये संविधान की प्रस्तावना एक जन्म कुंडली है, एक ऐसा प्रपत्र है। मतलब ये जो लाइनें हैं संविधान की प्रस्तावना की, ये उसकी जन्म कुंडली है, ए से लेकर के जेड तक, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जैसे अभी हमने कुंजी की बात की, कुंजी का मतलब क्या होता है, कुंजी का मतलब ताले की कुंजी। इसका मतलब संविधान के पन्ने अगर पलटने हैं, खोलने हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना, मतलब उसके बिना ताला नहीं खुलेगा।
तो वैसे ही वो की है, वैसे ही जन्म कुंडली है, वैसे ही सोल है। मतलब अगर आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार हो गया, आत्मा गायब, शरीर धड़ाम से। मतलब प्रस्तावना अगर संविधान से निकाल दो तो बेरुवारी के केस में पहले इसको एक्सक्लूड किया गया, लेकिन उसके बाद के जितने भी केसेस आए उनमें सब में संविधान प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया साथियों। तो शरीर से जैसी आत्मा निकल गई तो ये बेकार हो गया। इसका मतलब प्रस्तावना क्या है साहब? आत्मा है। प्रस्तावना क्या है साहब? जन्म कुंडली है। मतलब यही एक पेज पूरे संविधान की, पूरी राज्य व्यवस्था की सारी चीजें, दिशा और दशा निर्धारित करता है। एक भारतीय विद्या भवन एक एजुकेशनल ट्रस्ट है। भारतीय विद्या भवन एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, उनकी इन्होंने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले भारतीय विद्या भवन एक शैक्षिक ट्रस्ट की स्थापना इनके द्वारा की गई। हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे ये, और भारत सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री, एग्रीकल्चर एंड फूड। बात क्लियर हो रही? मतलब सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश के 1952 से लेकर के 1957 तक राज्यपाल रहे। दूसरा पॉइंट इनके बारे में यह है कि 1952 से लेकर के 1953 तक केंद्र की सरकार में ये जो है कौन से मंत्री रहे? कृषि एवं खाद्य मंत्रालय इनके पास रहा, मुंशी जी के पास हमारे जो है। और इन्होंने एक भारतीय विद्या भवन एक ट्रस्ट है, इसकी स्थापना की। और ये कौन सा ट्रस्ट है? शैक्षिक ट्रस्ट है। बात क्लियर हो गई साहब? गुजरात राज्य में आप जानते हो ये गुजरात से आते हैं, ठीक है ना? तो इनके बारे में और बेसिक जानकारी तो जब डिटेल में बताएंगे, संविधान सभा के लोगों के बारे में बताएंगे तो और इन पे चर्चा कर लेंगे। आज बेसिक बात ये हमारे नानी पालकी वाला जी हैं। इनके बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने अभी आपको लोगों को इनके बारे में बताया था कि सब बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो शब्द है ना, मूल ढांचे वाला, वो इन्हीं के ही देन है, वो इन्हीं की देन है। मूल ढांचा, मूल ढांचे का आइडिया है सब, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बात क्लियर हो गई? 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इन्होंने जो आर्गुमेंट्स दिए वो आर्गुमेंट्स ऐतिहासिक है। महत्वपूर्ण बात है, दो बुक इन्होंने लिखी, बी द पीपल और बी द नेशन। बी द पीपल और बी द नेशन, ये दो किताबें इनके द्वारा लिखी गई। और इन्होंने क्या कहा साहब? परिचय पत्र कहा। पालकी वाला, जब आपको नानी पालकी वाला शब्द याद आएगा तो परिचय पत्र शब्द याद आएगा, यानी कि पा से परिचय पत्र और पा से पालकी वाला। आप लोग जोड़ लेंगे इस शब्द को। बात क्लियर हो गई? पा से परिचय पत्र और पा से पालकी वाला। चलिएगा साथियों, 16 जनवरी 11 दिसंबर 2002 को डेथ है साहब। प्रसिद्ध न्यायविद हैं, अर्थशास्त्री हैं, अंग्रेजी के लेक्चरर बनना चाहते थे, असफल रहे। उन्होंने वकालत का पेशा चुना, जिसकी इतनी ख्याति मिली कि उनकी दलीलें सुनने लोग कोर्ट रूम में जुट जाते थे। केशवानंद भारती उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। बनना क्या चाहते थे साहब? बन क्या गए। और इनकी बड़ी एक इंटरेस्टेड कहानी है। जो ये बनना चाहते थे, वहां पर जिसको सिलेक्ट होना था, जिसको चयन होना था, वो एक महिला है जिनको इनकी जगह पे सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद की एक इनकी अपनी व्यक्तिगत कहानी है, जिसको कभी मौका मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। आप मेरी बात को समझ गए? ये है हमारे नानी पालकी वाला जी, जो उस समय के तत्कालीन जस्टिस भी इतने फेमस नहीं थे जितने कि ये लॉयर फेमस थे। और राजनारायण, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में इंदिरा जी को इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया था, नानी पालकी वाला जी ने, जिसमें उनकी जो है सदस्यता लोकसभा की समाप्त हुई थी, जिसके बारे में मैंने अभी पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। उस डिसीजन को पलटा गया था। तो किसके द्वारा साहब? उसमें दलीलें, आर्गुमेंट्स वगैरह नानी पालकी वाला जी के थे, इंदिरा जी की तरफ से। अब मेरी बात को समझ गए होंगे साथियों। चलिएगा, 42
जो हमारा 32 है वो संविधान की आत्मा अंबेडकर जी ने कहा है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है एग्जाम में। बात क्लियर हो गई। बोले जो आदरणीय अंबेडकर जी उन्होंने जो रेमेडीज हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, उसको आत्मा कहा है। बात क्लियर हो गई। चलिएगा साहब, ये एक बेसिक बात है, इसको अन्यथा में मत लें, ये हमारी एक पर्टिकुलर सैलरी स्लिप है। तो जब आप सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो ये पिछले जो आपकी जॉब है वो क्लास 4th की है, लेवल इसका 6 में रखा गया है। इसको ज्वाइनिंग 2/11/2015 का है, ये हमारा 2/11/2015 का है। तो ये ग्रॉस सैलरी आपकी जो बनेगी वो, ये तो बहुत बाद की स्थिति है, बहुत ज्यादा सर्विस के बाद में, तो 35,400 पे आपका फिक्सेशन होगा। तो अनावश्यक है, ये फालतू में थोड़ा सा एक बेसिक बताने के लिए था आप लोगों का कि ये चीजें होती हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप जिस पद पर आ रहे हैं इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग समझेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को समय आने पर। चलिएगा, देखो बेटा, तो आज का लेक्चर साथियों यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और प्लीज कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस यानी कि CWC, ये कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस जो है ना, पूरे हर एक सामाजिक व्यवस्था के लिए भाई, मैं मेरा उद्देश्य उनका वेलफेयर करना, जागरूक करना, अवेयर करना है। इसीलिए हम लोग आते हैं और अलग अलग चीजों पर आप लोगों से वार्ता करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। साथियों, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर हम आपसे जुड़ते हैं, आप हमसे जुड़िएगा, कमेंट बॉक्स में आइएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर कमेंट डाल दीजिएगा। हम आप किस पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम उसी पॉइंट पर, उसी टॉपिक पर वीडियो सर्च करके लाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि पूरे भारत को शिक्षा से जोड़ना। जब भारत शिक्षित होगा तो समृद्धि होगी, और जब समृद्धि होगी तो देश खुशहाल होगा, और जब देश खुशहाल होगा तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होगा। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस ये हमारा चैनल है साथियों। आप लोग जो है एक बार जब आते हैं सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। हमसे जुड़े, हमसे प्यार करें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें प्लीज, और आपके सुझाव हमको दिल से स्वीकार। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू वेरी मच।